यह संपूर्ण हिमालय, यहाँ पर जो वनौषधियाँ हैं, इनकी जो दिव्यता है, उन दिव्यता को हम शब्दों से नहीं बांध सकते। उन वनौषधियों के गुणों को भी हम संपूर्णता से वर्णन नहीं कर सकते हैं। पुनरअपि हमारा पूरा प्रयत्न है कि किसी भी तरह से हो सके हम इन वनौषधियों का पहचान कर, इनके गुणों के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करके हम आपके बीच में पहुंचाएं। इसके लिए हमने चुना है इस हिमालय क्षेत्र को, जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में जो वनौषधियाँ होती हैं, वहीं जाकर के उन औषधियों के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ हम इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत सारी उन औषधियों को पहचान कर रहे हैं और उन गुणों को हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाए जाए। कई बार बहुत ही आपकी भावना से भावातीत एक होकर के आप उन औषधियों का वर्णन को पढ़ते हैं और आप सुनते हैं, फिर आपको लगता है कि ये औषधियाँ हमारे पास में होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उन औषधियों को हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उसके लिए भी हमारा प्रयत्न है कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाले वनौषधियों का हम हिमालय क्षेत्र में एक उसका संग्रहण करें, एक विशाल एक औषधि उद्यान हम बनाएं। इसी तरह से जो नीचे मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन औषधियों में से बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आज पतंजलि योगपीठ के औषधि उद्यान, जो हमारी जो हर्बल गार्डन है, हर्बल वाटिका है, उसके अंदर आज उपलब्ध हैं। तो इन वनौषधियों के विषय में जिस तरह से आपकी अभिरुचि जगने पर आपके मन में ये भाव जागृत हो रहा है कि ये औषधियाँ हमें उपलब्ध होनी चाहिए, तो यही भाव भगवान करें और बलवती हो और जागृत हो, जिससे कि लोगों को लाभ तो मिले ही, साथ साथ में इन औषधियों को भी, इन वनस्पतियों को भी संग्रहण करने के लिए एक कोई स्वरूप इस देश के अंदर तैयार हो। हमारे अंदर एक इन वनस्पतियों को लेकर के जो एक भाव है, एक अंदर से एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को हम इन वनस्पतियों के पास जाकर के, इन औषधियों के पास जाकर के पूर्ण कर रहे हैं और आपके लिए इन वनौषधियों को आप तक पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया है। आज तक चैनल के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग को जिस तरह से जन जन तक पहुंचाया है, उसी तरह से यह आयुर्वेद, ये जड़ी बूटी विज्ञान भी मनुष्य मात्र के लिए एक साधन बने, लोग इसका लाभ उठाएं, इसके लिए हमारा प्रयत्न है। आज जिस दिव्य वनस्पति के विषय में, जिस औषधि के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, इस औषधि को यहाँ पर ममीरा और ममीरी दो शब्द हैं। ममीरा उसके पुरुष जो प्रजाति है उसको कहा जाता है, ममीरी उसकी स्त्री प्रजाति को कहा जाता है। परंतु यदि बॉटनिकली आप देखते हैं तो जो कॉप्टिस तीता है, कॉप्टिस तीता की ही दोनों प्रजातियां हैं और दोनों ही पौधे के अंदर, हालांकि एक और इस तरह का एक पौधा होता है जो जंगलों में बहुत पाया जाता है, उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि यदि आप उसको सूंघेंगे तो उसके अंदर बहुत उग्र गंध होगा, पर ममीरा या ममीरी का जो पौधा होगा उसके अंदर कोई गंध नहीं होगा। यह इसकी एक पहचान है। दूसरी चीज़, इसकी जो जड़ होगी, यह आप देख रहे हैं 4-6 इंच जो जड़ है वो पीली मिलेगी आपको। ये आगे तक पीली होती है, फिर छोटी छोटी इसके अंदर लताएं होती हैं और इसकी जो पुष्प की जो आकृति है आप देख रहे हैं, मेथी के फूल की तरह से 5-5 इसके अंदर छोटे छोटे से दाने निकलते हैं। इसके द्वारा हम इसकी पहचान करते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो वर्षा वाले जंगलों से लेकर के नीचे की जो समुद्र सतह से, जैसे हरिद्वार के जंगलों में ये मिलने शुरू हो जाती है और ये गंगोत्री से भी ऊपर हम इन हिमालय की चोटी पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ इस क्षेत्र में भी यह ममीरे का पौधा काफ़ी मिल जाता है। हालांकि हमने देखा है कि औषधीय गुण के रूप में यदि आपको प्रयोग करनी हो तो जितनी ऊंचाई की वनस्पतियाँ हैं वो ज़्यादा कारगर हैं। संभवतः यहाँ की जलवायु की शुद्धता और यहाँ के वातावरण की शुद्धता इसमें कारण हो, तो इसके अंदर औषधीय गुण ज़्यादा हैं। और हमारे यहाँ के लोगों में ऐसा प्रचलन में है, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, तो क्या तू उसका ममीरा निकालेगा? ममीरा निकालने का अर्थ है कि क्या तू इतनी सार तत्व वाली कोई चीज़ निकालेगा? तो वास्तव में ममीरे का बहुत हमारे यहाँ वर्णन है, प्रचलन में है। आम बोलचाल की भाषा में भी हम ममीरे वाली बात करते हैं। तो ममीरा क्या है? ममीरा वास्तव में हमने देखा कि जो यह कॉप्टिस तीता की प्रजाति है, ये कॉप्टिस तीता, ये बॉटनिकली हम कहते हैं इसको। ममीरा और ममीरी दो भेद में भी मैंने देखा कि स्त्री और पुरुष भेद ही इसमें आया है, हाइट के हिसाब से और इसके थोड़ा सा बाह्य स्वरूप के हिसाब से थोड़ी सी भिन्नता है। बाकी कंद में, जड़ में बहुत फ़र्क नहीं है। और इसका जो प्रयोग है आयुर्वेद के हिसाब से, ये आँखों के लिए बहुत ही उत्तम औषधि मानी गई है। ऐसा कहते हैं कि यदि ममीरा उपलब्ध हो जाए तो कोई भी बीमारी हो आँख से संबंधित,
किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो वो कभी रह ही नहीं सकती है। तो ममीरा क्योंकि इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, मैंने देखा कई बार हम लोगों के पास तक कहते जी ये असली ममीरा है कर कर के कुछ औषधियों के जो टुकड़े हैं वो बिकने के लिए या कई लोग हमें देने के लिए लेकर के आते हैं। और इसके संदर्भ में मैंने यही सुना कि वनस्पतियाँ काफ़ी नकली बाज़ार में मिलती हैं, हम सबको पता है। तो इसको हमें सावधानी पूर्वक आप पंसारी के यहाँ से जिससे आप औषधि लेते हैं वहाँ से भी आप विश्वसनीय लोगों से पहचान करके आप खरीदें, या आप किसी जड़ी बूटियों के विषय में जानकार व्यक्ति के साथ पहले पता करके उस औषधि की पहचान करा लें, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो गुणकारी औषधियाँ होती हैं, औषधियाँ गुणकारी हैं, परंतु जिस औषधि को आप खरीद करके लेकर आते हैं वो औषधि वास्तव में वो चीज़ नहीं होती है जो चीज़ आप समझ करके लाते हैं, या जो बहुत पुरानी औषधि होती है तो वह भी इतनी कारगर नहीं होती है। तो ये सारी स्थितियों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो वनस्पतियाँ जो हमें चाहिए होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती हैं, तो जो गुण जो उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसके लिए भी हम सावधानी पूर्वक उन औषधियों को हम संग्रह करें। तो हमारा भी प्रयत्न यही है कि आपको शुद्ध औषधियाँ हम उपलब्ध कराएं। तो ममीरा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड में, हिमालय में, जम्मू कश्मीर में, आसाम वगैरह में भी ये जंगलों में बहुत होता है ममीरा। ये आँखों के लिए बहुत ही उत्तम औषधि मानी गई है। तो आँख में लाली हो, आँख का फूला हो, आँख में कम दिखाई देता हो, आँख में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, इसको घिस करके फिर आँख में अंजन किया जाता है। आँख में अंजन करने से यह आँख की जो समस्या है ये ममीरी दूर करती है। ममीरा को बहुत ही गुणकारी माना गया है। ऋषियों के द्वारा अनुभूत, प्रामाणिक और पूरे देश में जड़ी बूटियों के जानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ममीरा आँख के लिए एक रामबाण औषधि है। हमें इस तरह से लगता है कि जब किसी वनस्पति के विषय में, किसी औषधि के विषय में बताने बैठते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि वनस्पति स्वयं ही ये कहने लगती है कि मैं इन गुणों के लिए उपयुक्त हूँ, आप इन गुणों को हमें लेकर के आप चर्चा करें। दूसरी बार मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जब हम इन वनस्पतियों की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर एक रोग से पीड़ित न जाने लाखों संख्या के लोग हैं। तो यदि एक वनस्पति को एक रोग के लिए भी हम प्रयोग करना शुरू कर दें तो न जाने हमारे देश के उन तमाम लाखों लोगों को पूरा लाभ मिल सकता है। यह एक बहुत ही बड़ी बात हो सकती है, देश के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। तो हमारा तो प्रयत्न है कि हम एक औषधि को लेकर के सिर्फ एक ही गुण नहीं, अपितु उस औषधि के अंदर विद्यमान ऋषियों के द्वारा जो प्रचलित जितने भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को, गुणों को हम आपको बताएं। इसीलिए हम उन गुणों को बताते हैं और ज़्यादा रोगों में दोनों तरह से आपको लाभ मिल सके। एक तो वह कि यदि आपके पास एक औषधि है तो किस तरह से आप बहुत सारे रोगों में लाभ ले लें, या आपके पास बहुत सारी वनस्पतियां हैं तो किस तरह से एक रोग के ऊपर भी आप लाभ ले सकते हैं। तो दोनों तरह से हमारा प्रयत्न है। तो मैं बात कर रहा था इस ममीरे के विषय में। तो ये ममीरा आँखों के लिए बहुत ही उत्तम है। दूसरा जो हमने इसका प्रयोग देखा है, ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि ये मिलती बहुत कम है। तो ये जड़ जो है इसकी बहुत पौष्टिक मानी गई है। आयुर्वेद के अंदर इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही पौष्टिक मानी गई हैं। तो इसको पाउडर करके आप इसके अंदर शतावर, मूसली, अश्वगंधा, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसके साथ मिला करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो कमजोरी के लिए, किसी भी तरह से आई हुई शारीरिक दुर्बलता है, शारीरिक क्षणता है, उसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर इसको बहुत ही उत्तम माना गया है। ममीरा को बहुत ही गुणकारी माना गया है। तो ममीरे से आप अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं, आँखों की हर एक रोग को दूर कर सकते हैं। तो ममीरे के द्वारा आप अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इसका जो लाभ है, जो विशेष इसका जो गुण है वो है पेट के रोगों के लिए। पेट में यदि सूजन है, इन्फेक्शन है, तो ये पेट के लिए बहुत ही कारगर है। इसको कूट करके थोड़ा पानी मिला करके रस निकाल करके थोड़ी सी जड़ें एक दो जड़ हो सकती है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इसकी जो जड़ हैं, तो ये इतनी सी जड़ को आप काट करके उसको कूट करके 25 ग्राम से 50 ग्राम पानी मिला करके दे सकते हैं। काढ़ा बना करके भी दे सकते हैं। कुछ समय तक लगातार सेवन करने से जो इन्फेक्शन है आंतों का वह दूर हो जाता है, क्योंकि यह जहरीली नहीं है। जो चीज़ आंखों में डाली जा सकती है ये बहुत ही सौम्य औषधि है। तो इसकी जो सौम्यता है
तो आपकी आंतों की जो विकृति है, आपके आंतों का जो इन्फेक्शन है, आंतों का अंदर कोई भी विद्यमान कोई भी एक विजातीय तत्वों का प्रभाव है, उसको यह बहुत ही अच्छी तरह से दूर करता है। तो आंतों के लिए आपके यह किसी भी तरह के पेट के इन्फेक्शन के लिए, पेट के दर्द के लिए, और इसका दूसरा प्रयोग, हालांकि यह बहुत कम लोग करते हैं, यदि मैं आपको बताऊं कि दांत दर्द के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और कुछ भी ना मिले, इसके पत्तियों को चबाना शुरू कर दें। जब इसकी पत्तियों को लेकर के आप चबाएंगे तो धीरे धीरे आप चबाते रहिए, तो इससे आपको लाभ होगा आपके दांत दर्द के लिए। दूसरा जो लाभ होगा, इससे इसकी पत्तियों को चबाने से आपके जो मसूड़े हैं, मसूड़ों के लिए भी बहुत लाभकारी है। कई बार मैंने देखा मुंह में घाव हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुख का अल्सर हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो मुख का कैंसर हो जाता है। जो नशा करने से जिनके आंतों में जो गड़बड़ हो जाता है, या जिनके फेफड़ों में गड़बड़ हो जाता है, जिनके मुंह में कैंसर होने की संभावना रहती है, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ममीरे से आप अपने मुंह के छाले को दूर कर सकते हैं, मुंह में होने वाले मुंह के घाव को दूर कर सकते हैं। हालांकि ममीरा आप गमले में लगा सकते हैं, देखने में भी ये सुंदर पौधा है। यह नीचे मैदानी क्षेत्र में भी यदि प्रयत्न करने पर मैं समझता हूँ कि ये लग सकता है। तो गमले में लगा करके भी आप लाभ ले सकते हैं। और ताज़ी पत्तियाँ, विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे देश के उन तमाम करोड़ों जो लोग हैं, जो हिमालयी क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं, वो पूरा लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह से इसकी पत्तियों को कूट करके यदि आप पानी से घाव को धोते हैं तो घाव भी भरने लगता है। तो ममीरे से उसकी सफाई भी आप कर सकते हैं। तो जो बाहर का घाव हो, चाहे बाहर की किसी भी तरह से कोई भी फोड़ा फुंसी हो, उसको भी धो सकते हैं। और हमने देखा यदि ममीरे को घिस करके यदि आप घाव में लगाते हैं तो घाव भी भरने लगता है। तो घिस करके घाव में लगाइए, इसकी पत्तियों से पानी से घाव को धोइए। तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही गुणकारी है। और इसका और एक और प्रयोग, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से यदि आपको बुखार रहता हो या थोड़ा थोड़ा सा जो मंद जोर रहता हो, उन मंद जोर के रोगियों को भी ये ममीरा बहुत ही कारगर है। तो आपको थोड़ी सी जड़ को कूट करके पानी में उबाल लीजिए, इसके साथ 1-2 दाने काली मिर्च डाल लीजिए, 2-3 पत्ते तुलसी, 1-2 लौंग डाल करके आप उबाल करके इसको पी सकते हैं। तो आप प्रातः सायं यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कितना भी पुराना जो जीर्ण ज्वर है, जो पुराना बुखार है, वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही गुणकारी है। तो मैंने आपको बताया कि यह जो ममीरा है, जिसको हमारे देश के अंदर आँख के रोग के लिए बहुत मुरीद मानी जाती है, वो सिर्फ आँख के रोगों के लिए नहीं है, अपितु यह आपके संपूर्ण शरीर के लिए है। यह आपके दांतों के लिए बहुत कारगर है, यह आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ममीरा आपके लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, जिनको जॉन्डिस है, यदि इसका काढ़ा बना करके सुबह शाम पिलाया जाए तो निश्चित रूप से उसमें भी इससे फ़र्क होता है। तो ये हिमालय में प्राप्त होने वाली ये दिव्य वनौषधियाँ हैं, दिव्य वनस्पतियाँ हैं। न जाने इस तरह की हजारों हजारों वनस्पतियाँ इस हिमालय के क्षेत्र में बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। इसको लेकर के एक योजनाबद्ध ढंग से, सुनियोजित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको बताया इसका एक और लाभ है, जिनको पिंपल्स हैं, चेहरे पर दाने हैं, तो चेहरे के दानों के लिए इसको घिस करके अपने झाइयाँ में, अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, उससे भी इसमें निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। तो ये ममीरा वास्तव में आपको यह बहुत ही आपकी सुंदरता को बढ़ाएगा, आपके रोगों को दूर करेगा, आपके पेट के रोगों को, आपके किसी भी तरह के आँख के संदर्भ में जो रोग हैं उसके रोगों को, और कमजोरी के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, बुखार के लिए भी बढ़िया है, दांत दर्द के लिए भी बढ़िया है। तो आइए इन वनस्पतियों को हम पहचानें, इन वनस्पतियों के विषय में हम जानें और इनका उपयोग करें, औरों को भी इसके लिए हम प्रेरित करें। हमारा यही प्रयत्न है। और आप इस कार्यक्रम को देख करके लाभ उठाइए, और भी जो जानकारियाँ हैं औरों को भी आप दीजिए, और हम प्रयत्न करेंगे कि वनौषधियों से संदर्भ में प्रामाणिक और सही जानकारी आप तक पहुंच सके। ये हमारा प्रयत्न है, पतंजलि योगपीठ का प्रयत्न है, आचार्य बालकृष्ण का नहीं, हर एक भारतवासी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि इन वनस्पतियों का लाभ हम सबको और हमारे समाज को मिले। तो और अगले एपिसोड के अंदर हम दूसरी वनौषधियों की बहुत सारी जानकारियाँ, उनके प्रयोगों को लेकर के होंगे आपके बीच। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा और प्रतीक्षा कीजिए और अगली दिव्य वनौषधियों के लिए।